हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस है जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है और इसके अंदर हमारे पास आज लेक्चर 8 है। ठीक है, देखो लेक्चर 8 में हमारे पास जेपीएच की जो बुक है उसमें पेज 80 के ऊपर एक थ्योरम है 3.2 की। क्या है थ्योरम के अंदर कि लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप्स इफ Ni इज नॉर्मल इन Gi और I की वैल्यू क्या है 1 एंड 2, देन N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल इन G1 क्रॉस G2 एंड ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये थ्योरम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस सिंबल का मीन्स हो इक्विवेलेंस रिलेशन का कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये जो ओब्लिक टाइप में लगा हुआ है फैक्टर ग्रुप या क्वेशेंट ग्रुप, इसका साइन पता हो और नॉर्मल हमारे पास क्या होता है इसकी अगर डेफिनेशन आपको आती है तो ठीक है। तो थ्योरम हमें प्रूव करनी है कि लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप्स एंड इफ Ni इज नॉर्मल इन Gi देन ऐसा ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हर बार की तरह थ्योरम है स्टार्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ जरूर इसके अंदर गिवन होगा। क्या गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, गिवन कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2 बी ग्रुप। ठीक है, एक तो हमें ये दे रखा है कि कैपिटल G1 है और कैपिटल G2 है वो ग्रुप है। हालांकि ऐसे देना चाहिए था कि G1 स्टार 1 एक ग्रुप है एंड G2 स्टार 2 एक ग्रुप है, पर इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन लिख के नहीं दिया तो हम भी इसको सिंपल ही छोड़ के चलेंगे। अपन ऐसा कैसा लिखेंगे कि लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप्स इफ Ni इज नॉर्मल इन Gi। अब ये I क्या है तो I की वैल्यू बता रहा है, एक बार तो 1 है और एक बार 2 है, तो हम क्या लिखेंगे एंड ऑल्सो गिवन Ni इज नॉर्मल इन G, यानी N1 है वो नॉर्मल ग्रुप है G1 का एंड N2 है वो नॉर्मल ग्रुप है G2 का। ठीक है, क्योंकि Ni क्या है नॉर्मल इन Gi और नॉर्मल का मीन्स क्या होता है आप खूब अच्छे से डेफिनेशन जानते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, इसका मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 एक तो होगा H सब ग्रुप होगा G का, और सेकंड अगर अक्स H में जाता है Y G में जाता है दैट इम्प्लाइज लेफ्ट में कौन है H, तो अक्स H में ही जाएगा, G में जो जा रहा है Y और Y इन्वर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा Ni इज नॉर्मल इन Gi, यानी I की जगह एक बार तो हमने 1 ले लिया और एक बार हमने 2 ले लिया, तो ये 2 2 आ गया एंड ये 1 1। ठीक है, इट मीन्स ये आप ऐसे लिख सकते हो I, इसका मतलब क्या हो गया भाई N1 सब ग्रुप है G1 का, N1 सब ग्रुप है G1 का एंड N2 है सब ग्रुप है G2 का। देखो N1 सब ग्रुप है G1 का और ये N2 सब ग्रुप है G2 का, दोनों तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और दोनों ही कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगे। एंड अक्स अगर जा रहा है G1 के अंदर, Y जा रहा है N1 के अंदर, देन अक्स Y अक्स इनवर्स जाएगा कैपिटल N1 के अंदर। ठीक है, बट ये आपको लिखना नहीं है, आपको केवल इतनी सी डेफिनेशन लिखना है कि हमको क्या गिवन है N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का एंड N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का। ओके, जब जहाँ जरूरत होगी उसकी डेफिनेशन हम वहीं लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया, एक तो ये आ गया हमारे पास है लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप्स, तो यहाँ तक हटा देता हूँ। एंड इफ Ni इज नॉर्मल इन Gi देन N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल इन G1 G2, यानी अभी हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि कैपिटल N1 क्रॉस N2 इज नॉर्मल इन G1 क्रॉस G2, और ये जो ऊपर वाला गिवन है इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। तो अब हम पहले तो ये प्रूव कर लेते हैं कि N1 क्रॉस N2 है वो नॉर्मल है इन G1 क्रॉस G2 में, और ये नॉर्मल का हमारे पास क्या होता है साइन होता है I। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, एक तो ये इसका क्या हो सब ग्रुप और दूसरा अक्स जाए और Y जाए। I हमें क्या प्रूफ करना है, नंबर 1
कि N1 क्रॉस N2 सब ग्रुप हो G1 क्रॉस G2 का। एंड सेकंड हमने मान लिया अक्स जा रहा है G1 क्रॉस G2 में, Y जा रहा है कैपिटल N1 क्रॉस N2 में। देन तो इसके लेफ्ट में कौन लिखा है N1 क्रॉस N2, N1 क्रॉस N2 में कौन जा रहा है Y, तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे Y बिलोंग करेगा N1 क्रॉस N2 में, Y बिलोंग करेगा N1 क्रॉस N2 में। लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है इसके G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 में अक्स है, तो ये अक्स है Y, अक्स है इनवर्स। यानी ये हमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हैं तो हम बोल सकते हैं कि N1 क्रॉस N2 है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G2 का। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें पहले सेटिस्फाई करनी है। और दिया हुआ क्या है हमारे पास, या तो G1 और G2 ग्रुप है, या फिर N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का एंड N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 में एंड N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 में। और इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि N1 सब ग्रुप है G1 में एंड N2 सब ग्रुप है G2 में। अब सिंस N1 सब ग्रुप है G1 में, N2 सब ग्रुप है G2 में, देन अपने आप ही N1 क्रॉस N2 सब ग्रुप हो जाएगा G1 क्रॉस G2 में। क्योंकि आप जानते हैं कि दो सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक ही सब ग्रुप, या दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक प्रकार से नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो N1 हमारे पास G1 का सब ग्रुप है, N2 G2 का सब ग्रुप है। ये वाली इसकी पहली प्रॉपर्टी, ये वाली इसकी प्रॉपर्टी। इसका मतलब N1 क्रॉस N2 किस में जाएगा, G1 क्रॉस G2 में। और यही हमें रिजल्ट लेके आना था। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव रिजल्ट फर्स्ट। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या है हमारे पास, अक्स। सेकंड हमारे पास क्या करेंगे हम कि लेट अक्स इज इक्वल टू, देखो G1 क्रॉस G2 है और G1 क्रॉस G2 का आप मीन्स जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इससे प्रीवियस लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 7 एंड लेक्चर 6 दोनों में ही मैंने G1 क्रॉस G2 बता रखा है। इसका मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया भाई, G1 क्रॉस G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसका मतलब कि अगर A1 A2 ओ ऑपरेशन है B1 B2 तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, A1 स्टार 1 B1 और A2 स्टार 2 B2। और ये कब होगा, जब मेरे पास G1 स्टार 1 ग्रुप हो एंड G2 स्टार 2 ग्रुप हो, G2 स्टार 2 ग्रुप हो, तब हमारे पास G1 क्रॉस G2 का मतलब ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता है और इसके अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिया जाता है। तो हमारे पास देखो सेकंड क्या है, ये एक प्रकार से देन लिखो या फिर आप एरो का साइन ऐसे लगाओ, हमेशा आगे वाला प्रूव करना होता है और ये गिवन का काम करेंगे। तो G1 क्रॉस G2 तो हमने लिख लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू A1 A2, लेट एक्स इज इक्वल टू A1 A2 बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2, बी एनी एलिमेंट ऑफ किसके आ गए, G1 क्रॉस G2 के एंड B1 B2 एंड दूसरा Y बिलोंग करता है N1 क्रॉस N2 में, तो इसको हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू B1 B2 बी एनी एलिमेंट ऑफ N1 क्रॉस N2। ठीक है, और अगर ये N1 क्रॉस N2 है तो आप B1 B2 की हटा के एक बार आप N1 N2 ले लो ताकि N में N हमारे पास ही मैच हो जाए। क्योंकि आगे चल के हमारे पास H1 क्रॉस H2 आएगा तब हम स्मॉल h1 स्मॉल h2 लेंगे, K1 क्रॉस K2 आएगा तो स्मॉल K1 स्मॉल K2 लेंगे, और हमारे पास N1 क्रॉस N2 आ जाए तो आप स्मॉल N1 इंटू स्मॉल N2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट प्रूव करना था, तो एक प्रकार से एरो का साइन है, इसके पीछे का तो हमेशा गिवन का काम करता है और आगे वाला हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया x इज इक्वल टू A1 A2, इसका एलिमेंट आ गया किसका, G1 क्रॉस G2 का, y इज इक्वल टू छोटे N1 N2 ऑर्डर्ड पेयर में किसके एलिमेंट आ गए, N1 क्रॉस N2 के। नाउ अब क्या निकालना है हमें, x y x इनवर्स। नाउ
अक्स वाई अक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अक्स की वैल्यू रखो, अक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास a1 a2, वाई की वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या है स्मॉल n1 स्मॉल n2, अक्स की वैल्यू फिर से क्या है a1 a2 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारे पास g1 एंड g2 स्टार्टिंग में क्वेश्चन में सिंपल दिए हैं तो हमारे पास यहाँ सिंपल छोड़ना है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगाना है। अब पहला आपका काम क्या होगा, इसको ऐसा कैसा रहने दो, a1 a2 को n1 n2 को, ये हो जाएगा, इसके भी इन्वर्स लग जाएगा और इसके भी इन्वर्स लग जाएगा। लेक्चर 7 में बता रखा है, हम लिखेंगे कि चूंकि a1 a2 की जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है a1 इन्वर्स के इंटू कोमा a2 इन्वर्स के। ठीक है, अब ये हमारे पास से कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a1 n1 a1, अगर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 होता तो मैं ऐसे बोलता a1 स्टार 1 n1, पर यहाँ सिंपल छोड़ रखा तो आपको भी बीच में कुछ नहीं लगाना है, सिंपल ही छोड़ना है। तो ये आ जाएगा a1 n1 इंटू सेकेंड, इसके सेकेंड के साथ है a2 n2 और ये आ जाएगा a1 इनवर्स इंटू a2 इनवर्स। अब फिर से फर्स्ट के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अक्स वाई अक्स इनवर्स a1 n1 a1 इनवर्स a2 n2 a2 इनवर्स, फर्स्ट के साथ है और हमारे पास सेकेंड के साथ। अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ गया, अक्स वाई अक्स इनवर्स इज इक्वल टू a1 n1 a1 इनवर्स कोमा a2 n2 a2 इनवर्स, a1 n1 a1 इनवर्स एंड a2 n2 a2 इनवर्स। ठीक है, अब ये मेरे पास बिलोंग करेगा n1 क्रॉस n2 में, ये मेरे पास बिलोंग करेगा n1 क्रॉस n2 में। क्यों बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि n1 नॉर्मल सब ग्रुप है g1 का। देखो एक बार प्रॉपर्टी देखो, n1 नॉर्मल सब ग्रुप है g1 का, इसका मतलब इसकी दो कंडीशन, पहली कंडीशन n1 g1 का सब ग्रुप है और सेकंड कंडीशन अगर अक्स g1 में है y n1 में है तो y तो n1 में ही रहेगा, इधर क्या लगेगा अक्स, इधर क्या लगेगा अक्स इनवर्स। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है n1 सब ग्रुप है g1 का, ये तो हमने इधर काम में ले ली। देखो n1 सब ग्रुप है g1 का, ठीक इसी प्रकार n2 सब ग्रुप है g2 का। तो एक तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, फिर n2 g2 का निकालेंगे, n2 g2 का निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अक्स g2 के अंदर y n2 के अंदर, दैट इम्प्लाइज अक्स y अक्स इनवर्स है n2 के अंदर, और दोनों ही हैं, इसका मतलब ये किस में जाएगा n1 क्रॉस n2 में। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है n1 क्रॉस n2, बट आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप क्या बोलोगे कि सिंस, आप क्या लिखोगे डायरेक्ट कि सिंस n1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g1 में एंड n2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g2 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 सो अक्स वाई अक्स इनवर्स बिलोंग करेगा हमारे पास n1 क्रॉस n2 में। ठीक है, आप इक्वेशन 1 की हेल्प से आप दिखाओगे कि अक्स वाई अक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, n1 के अंदर। एवरीवेयर अक्स किस में जाएगा, तो ये देखो अक्स हमारे पास किस में जाएगा, g1 क्रॉस g2 में। एवरीवेयर देखो मेरे लेफ्ट हैंड के अब, और अक्स जाएगा g1 g2 क्रॉस g2 में, एंड y किस में जाएगा n1 क्रॉस n2 में, एंड y हमारे पास किस में जाएगा n1 क्रॉस n2 में, एंड हेंस क्या जाएगा हमारे पास n1 क्रॉस n2 है इज नॉर्मल सब ग्रुप, इज नॉर्मल सब ग्रुप SUB नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g1 क्रॉस g2, ऑफ g1 क्रॉस g2, i.e. सिंबल के तौर पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, n1 क्रॉस n2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g1 क्रॉस g2 के। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूव कीजिए कि भाई n1 क्रॉस n2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g1 क्रॉस g2 के। तो यहाँ आने के बाद आप डायरेक्ट n1 क्रॉस n2 लिखोगे, और क्यों लिखा मैंने ये मुख्य वजह इसकी बता ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम था कि हमारे पास अगर n1 नॉर्मल सब ग्रुप है g1 का एंड n2 नॉर्मल सब ग्रुप है g2 का, तब आप प्रूफ कीजिए कि n1 क्रॉस n2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा g1 क्रॉस g2 का। मतलब मेरे पास कुल मिला के बात यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब आगे और प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे,
अगेन सिंस वी सो दैट, नोट करो यहाँ तक एक बार। अब देखो हमें आगे क्या प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट। अब सेकंड में हम फिर से क्या लिखेंगे, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट कि G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिक क्वेसेंट ग्रुप है, N1 क्रॉस N2 के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। G1 फैक्टर ग्रुप N1 क्रॉस G2 फैक्टर ग्रुप बोले या क्वेसेंट ग्रुप N2, ठीक है। अब सेकंड हमें ये प्रूफ करना है, और इस सिंबल का मतलब मैंने बता रखा है, इसको एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, पर यहाँ आप आइसोमॉर्फिज्म का साइन बोलोगे। और ध्यान रखना, जब भी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का साइन होता है तो इसके LHS साइड में भी एक ग्रुप होता है और RHS साइड में भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये ऑलवेज हमारे पास ग्रुप होना चाहिए और ये भी ऑलवेज हमारे पास ग्रुप होना चाहिए, ओके। फिर कोई एक मैपिंग होती है, जैसे हमने मान लिया F बिलोंग लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा, G से G' की ओर जाएगा। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा, सबसे पहले F इज वेल डिफाइन। अगर यहाँ आप कोई मैपिंग F लोगे तो F है, और मान लिया आपने फाई ले लिया तो आप क्या लिखोगे, नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइन। और वेल डिफाइन कैसे प्रूव करेंगे, थ्योरम में आपको मैं बताता आ रहा हूँ हर बार। सेकंड हमें क्या प्रूव करना होगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। सेकंड हमें क्या प्रूव करना होगा भाई, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। थर्ड हमें क्या प्रूव करना होगा, फाई इज 1 1। एंड फोर्थ हमें क्या प्रूफ करना होगा, फाई इज ऑन टू। ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लेफ्ट में भी ग्रुप हो एंड हमारे पास राइट में भी ग्रुप हो। इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन और होती है क्वेसेंट ग्रुप की, इसको कुछ बुक में फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। भाई मैं दोनों ही वर्ड हर बार साथ साथ बोलता हूँ, फैक्टर ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, G/H, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, HA सच दैट A बिलोंग करता है G में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो AH सच दैट A बिलोंग करता है G में। यानी जो भी यहाँ एलिमेंट लोगे वो ऊपर वाले में बिलोंग करेगा, नीचे वाले को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। और जब जब आपको ऐसे प्रूफ करना हो ओब्लिक लग के, मतलब 100% हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, यानी आपने लेक्चर 2 के अंदर जो पहली थ्योरम पढ़ी थी इस यूनिट के अंदर, वो यूज में होने वाली है। और वो कब यूज में आएगी, जब हमारे पास ओब्लिक लग के आ जाए किसी भी एक साइड के अंदर, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि हियर वी हैव टू शो दैट, और इसकी कंडीशन क्या रहती है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन के LHS साइड हमारे पास ग्रुप होना चाहिए और RHS साइड हमारे पास ग्रुप होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसकी LHS साइड में G1 क्रॉस G2 ऑलरेडी एक ग्रुप है, और ये कौन बताता है, G1 क्रॉस G2 ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही बताती है। जब आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखोगे जो हमारे पास लेक्चर 6 के अंदर है, वो पूरा लेक्चर 6 से लगभग G1 क्रॉस G2 को भी हमने ग्रुप प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस हियर गिवन, और गिवन के नाम पे हमारे पास या तो G1 G2 ग्रुप है या Ni नॉर्मल I Gi है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हियर गिवन N1 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 के अंदर एंड N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 के अंदर, देन G1 क्रॉस G2 ऑलरेडी क्या होता है, हमारे पास ही ग्रुप होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सो G1 अपॉन N1 एंड G2 अपॉन N2। देखो लेफ्ट का तो हमारे पास ग्रुप हो ही गया, तो ये चलो प्रूफ हो गया, क्योंकि G1 क्रॉस G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही ऑलरेडी ग्रुप होता है। आगे वाला हमें प्रूफ करना है G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। तो हम क्या लिखेंगे कि सो N1 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का एंड N2 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, सो G1 N1 एंड G2 ऑब्लिक N2, और ये हमारे पास क्या है, इज ए क्वेसेंट ग्रुप एंड हेंस अगर ये हमारे पास क्वेसेंट ग्रुप है और ये हमारे पास क्वेसेंट ग्रुप है, तो इन दोनों का क्रॉस क्या होता है, ग्रुप होता है। तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट इसको, G1 N1 क्रॉस G2 N2 इज ए ग्रुप।
G2N2 इज ए, यानी हमारे पास जो इक्विवेलेंस रिलेशन का लेफ्ट राइट है दोनों हमारे पास ग्रुप होने चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी G1 क्रॉस G2 तो डेफिनेशन से दिख गए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप होता है। और इसको आप लिख देना कि ये N1 नॉर्मल सब ग्रुप का था G1 के अंदर, N2 नॉर्मल सब ग्रुप है G2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए ग्रुप। तो चलो पहले ये भी ग्रुप प्रूफ किया और ये भी ग्रुप प्रूफ किया। अब हम क्या मानेंगे, एक मैपिंग मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग। अब हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई बिलोंग, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई बिलोंग। और कहां से कहां तक जाएगी, मैंने बताया कभी भी नीचे वाला नहीं लिखेंगे ओब्लिक के, ऊपर वाला लिखेंगे। G1 क्रॉस N1, G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 से, और आगे वाले को ऐसा कैसा लिखना होता है हर बार, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2 इज डिफाइन बाई, किस प्रकार से डिफाइन होगी, ये फाई इंटू, अब बताइए G1 क्रॉस G2 का आप अपने आप ही क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में A1 क्रॉस A2। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो G बाई H की H इंटू A, तो इसको क्या लिखेंगे, G1 बाई N1 को N1 इंटू A1, और कॉमा इसको हम क्या लिखेंगे, N2 इंटू A2, N1 इंटू N2 कॉमा A2। ठीक है भाई, नीचे N1 है तो N1 A1, ऊपर G1 है, ऊपर G2 है, तो N2 इंटू A2 बन गया। ये हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप की क्या है, डेफिनेशन है। तो ये मेरे पास इस प्रकार से हमारे पास एक मैपिंग आ गई कि मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन हो गई, हमारे पास है फाई A1 A2 G1 G2 के अंदर आ गया, तो ये N1 A1 एंड ये N2 A2। इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन 1 मान चुके हैं। इक्वेशन 2 एवरीवेयर A1 A2 किसके अंदर बिलोंग करेगा भाई, G1 क्रॉस G2 के अंदर। A1 A2 किसके अंदर बिलोंग करेगा, G1 G2 में। ये N1 है ही, A1 किस में जाएगा, G1 में, A2 G2 में। वैसे भी देखो A1 फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट में एंड सेकंड पोजीशन सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास A1 G1 में एंड A2 G2 में। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर फाई इज वेल डिफाइन, तो आप क्या लिखोगे, देखो A1 G1 के अंदर जा रहा है, A2 G2 के अंदर, A1 फिर से G1 के अंदर, N2 को छोड़ो A2 G2 के अंदर। तो आप क्या लिखोगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, इस डेफिनेशन ऑफ फाई की वजह से ये क्या है, क्लियरली फाई इज, आपको नहीं लिखोगे तो भी लाइन चल जाएगी, अगर एग्जाम में याद नहीं आती है फिर भी आप वेल डिफाइन की लाइन को रो को याद रखना कि बाय डेफिनेशन ऑफ फाई क्लियरली फाई इज वेल डिफाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई ऑलरेडी क्या होगी, वेल डिफाइन, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है A1 G1 के अंदर है, A2 G2 के अंदर है डोमेन के अंदर, तो इसके रेंज के अंदर भी A1 है वो N1 के अंदर है, A2 है वो N2 के अंदर है। अब सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो आप क्या लिखने वाले हो, फॉर होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास क्या आता है भाई, सीधी सी बात है, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर होमोमॉर्फिज्म की लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मानेंगे, लेट कैपिटल X1 इज इक्वल टू A1 A2 एंड Y इज इक्वल टू आप ले ले B1 B2, लेट X इज इक्वल टू A1 A2 एंड Y इज इक्वल टू B1 B2, be any two elements ऑफ किसके एलिमेंट होंगे भाई, A1 A2 G1 क्रॉस G2 का, तो B1 B2 भी यानी ऑर्डर्ड पेयर में है वो किस में जाएगा, G1 क्रॉस G2 में। तो be any two element of G1 क्रॉस G2, देन इसकी LHS साइड लो, फाई इंटू एक्स वाई, देन फाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू फाई
एक्स रखो भाई, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास है a1 a2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास है b1 b2। ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास है 7वें 8वें नंबर की थ्योरम चल रही है। अगर हम रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो मैंने बार बार बताया कि होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करना है, 1-1 कैसे प्रूव करना है एंड ऑन टू कैसे प्रूव करना है। तो हर बार की तरह ये भी सिंपल है, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई हमें लेके आना है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाई तो ऐसा कैसा रह जाएगा, फर्स्ट का पोजीशन फर्स्ट के साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, एंड सेकंड a2 है वो सेकंड b2 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास सिंपल ग्रुप है। अगर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आगे एक थ्योरम आएगी जिसमें दिया हुआ होगा, तो यहाँ हम इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने वाले हैं। अब देखो ये किस प्रकार से डिफाइन है, इक्वेशन 2 में देखो कि फाई a1 a2, आप ऐसे देखो कि फर्स्ट पद है सेकंड पद है, तो n1 के साथ फर्स्ट पद आ गया कॉमा n2 के साथ सेकंड पद आ गया। तो ये किस प्रकार से डिफाइन है कि n1 के साथ आप इसका क्या लोगे फर्स्ट पद, n2 के इसके साथ क्या लोगे इसका सेकंड पद, और यहाँ क्या लिखने वाले हो यूजिंग इक्वेशन 2। कौन से इक्वेशन की हेल्प से लिया भाई, यूजिंग इक्वेशन 2। अब देखो n1 a1 b1 को आप ऐसे लिख सकते हो n1 a1 इंटू n2 b1, कॉमा n2 a2 b2 को ऐसे लिख सकते हो n2 a2 इंटू n2 b2। याद करो कौन सी परिभाषा भाई, क्वेसेंट ग्रुप की। क्वेसेंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, GH इज इक्वल टू HA सच दैट A बिलोंग करता है H के अंदर। तो वहाँ मैंने ये रिजल्ट लिखवाया था लेक्चर 1 में ही, और मैंने वहाँ पर बार बार बोला था कि मैं बार बार यूज करूँगा कि देखो आपने लेक्चर 1 में ये सीखा था ये प्रॉपर्टी। तो HAB को आप HA HB लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से N1 A1 B1 को मैंने N1 इंटू A1 N2 इंटू N1 इंटू A1 N1 इंटू B1 लिखा, इसको N2 A2 इंटू N2 B2 लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अगर मैं इसको स्टेप को यहाँ से हटा के लिखना चाहूँ तो कि LHS साइड में तो मेरे पास क्या है, फाई ऑफ है एक्स वाई इज इक्वल टू N1 A1 N1 B1 N2 A2 N2 B2 है हमारे पास ही। इसके भी देखो ब्रैकेट्स लगा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में देखो इसके भी ब्रैकेट्स लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि N1 A1 N2 A2 N1 A1 N2 A2 N1 B1 N2 B2 N2 B2 करके देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई N1 A1 N1 B1, देखो करके देखो मल्टीप्लाई। अगर आप फिर से डेफिनेशन लगाओगे तो N1 A1 N1 B1 वापस ये बन जाएगा, और N2 A2 N2 B2 फिर से क्या आ गया यूजिंग इक्वेशन 2, फिर से क्या आ गया यूजिंग इक्वेशन 2। हर थ्योरम में ये 2 बार रिपीट होता है, एक बार तो LHS को देख के RHS, फिर RHS को देख के LHS। अब इसको आप तुरंत क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ A1 A2, क्योंकि ओपन करके देखो N1 इसके साथ लगेगा N2 इसके साथ लगेगा, ये कितना आ जाएगा फाई B1 इंटू B2। यहाँ लिखो आप यूजिंग इक्वेशन 2। ये तो एक्सटर्नल डेफिनेशन, एक्सटर्नल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, और इसको हम क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब बताइए A1 A2 को आपने क्या मान रखा है x, एंड B1 B2 को आपने क्या मान रखा है y। तो ये क्या हो जाएगा फाई ऑफ x, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास है फाई ऑफ y। एवरीवेयर x एंड y बिलोंग करते हैं G1 क्रॉस से G2 में, एंड हेंस वी से दैट, अगर आप ठीक से देख रहे हो तो, एंड हेंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, एंड हेंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हर बार जिस थ्योरम में हमारे पास रिजल्ट्स आता है वही रिजल्ट्स हमारे पास फिर से रिपीट हो गया। बस इसकी जो डेफिनेशन है इसको देख के कि फर्स्ट पद के साथ N1 लगा हुआ है, सेकंड पद के साथ N2 और फाई हट गया है, ठीक उसी प्रकार से एक बार उल्टा लगेगा और एक बार यहाँ के फिर से उल्टा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाई होमोमॉर्फिज्म, फॉर होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, फॉर 1-1। बताइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फॉर 1-1। अब आप खुद ही बताइए 1-1 में हमें क्या प्रूफ करना है।
याद करो 1 में हमारे पास क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो 1 में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास वाई आ जाए। तो वही होमोमॉर्फिज्म के तरह लिखेंगे सेम टू सेम लाइन पहली वाली की लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G1 क्रॉस G2 देन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई दैट इंप्लाइज फाई ऑफ एक्स की वैल्यू रखो भाई, एक्स की वैल्यू क्या है A1 A2 इज इक्वल टू फाई ऑफ y की वैल्यू क्या है B1 B2, y की वैल्यू क्या है B1 B2। अब देखो फाई A1 A2 किस प्रकार से डिफाइन है, N1 N2 साथ आ जाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा N1 A1 N2 A2 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास है N1 B1 एंड N2 B2। अब आपको पता है ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, रियल पार्ट रियल के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास N1 A1 इज इक्वल टू N1 B1 एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा N2 B2 इज इक्वल टू N2 A2 इज इक्वल टू N2 B2, इसका सेकंड पार्ट इसके सेकंड पार्ट के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास है N2 B2। अब अगर मैं N1 से N1 कैंसिल करना चाहूँ एक प्रकार से तो ये कितना बचेगा A1 इज इक्वल टू B1 एंड ये हमारे पास क्या बचेगा भाई A2 इज इक्वल टू B2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचेगा A1 इज इक्वल टू, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई दैट इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू B1 एंड A2 इज इक्वल टू B2 एंड A2 इज इक्वल टू B2। और अब देखो आप टारगेट पे चलो लेके क्या आना है x इज इक्वल टू वाई, तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, क्यों भाई, क्यों करके देखो रियल पार्ट है रियल के बराबर यस, इमेजिनरी पार्ट है A2 B2 के बराबर है यस। अब बताइए A1 A2 की जगह आप क्या लिखोगे, A1 A2 की जगह आप क्या लिखोगे x एंड B1 B2 की जगह क्या लिखोगे y, तो A1 A2 की जगह क्या आ जाएगा x, B1 B2 की जगह क्या आ जाएगा y, और एवरीवेयर x y किस में बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 में, एंड हेन से फाई इज ऑन टू एंड हेन से फाई इज 1 ठीक है, ये हम 1 प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे पास फाई क्या आ जाएगा 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर ऑन टू। अब याद करो ऑन टू का तरीका मैंने क्या बता रखा आपको कि जैसे ही हमारे पास ऑन टू आ जाए तो उसका मेथड क्या है, आगे वाला बिलोंग करेगा आगे वाले में एंड पीछे वाला बिलोंग करेगा पीछे वाले में, या इसकी रेंज में, इसकी डोमेन इसके डोमेन के अंदर, और यही हमारे पास है सच दैट लिख के इक्वेशन 2 को ऐसा कैसा लिखेंगे, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो हम क्या कहेंगे फॉर ऑन टू। अब देखो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा फाई A1 आगे वाला कि लेट N1 A1 N2 A2 बी एनी एलिमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे फॉर ऑन टू के लिए कि लेट N1 A1 इंटू N2 A2 N1 A1 N2 A2 बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 N1 क्रॉस G2 N2 एंड A1 किस में जाएगा, देखो N1 से N1 में गया तो एंड A1 G1 के अंदर एंड A2 जाएगा G2 के अंदर, देन A1 A2 किसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी आगे वाला चला गया आगे वाले के अंदर, एंड A1 A2 किसके अंदर चला गया G1 क्रॉस G2 के अंदर, और सच दैट इक्वेशन 2 को ऐसा कैसा लिख दो, एंड सच दैट डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सच दैट फाई ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू N1 A1 N2 A2 एवरीवेयर A1 A2 बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 के अंदर, एवरीवेयर N1 N2 किस A1 A2 बिलोंग करेगा G1 G2 के अंदर, एंड हेन से फाई इज ऑन टू,
एंड हेन से फाई इज ऑन टू। ये मेथड मैंने आपको कई बार बता दिया कि जस्ट आगे वाला इसमें बिलोंग ऐसे लिखना है कि ये दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ ऊपर वाले का एंड A1 A2 क्रॉस G1 G2 में सच दैट, और इस इक्वेशन 2 को जो भी आप इसकी मैपिंग की डेफिनेशन को मानो ऐसा कैसा लिखो एंड बोलो हेन से फाई इज ऑन टू। तो अगर हमें ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना होता तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता, बट इसके ओब्लिक लग क्या है, मतलब इसके अंदर 100% किसका रोल और रहने वाला है, कर्नल का और रोल रहने वाला है। इसके अंदर कर्नल की डेफिनेशन आएगी और मैंने बताया जैसे ही ओब्लिक लग के आएगा इसका मतलब 100% थ्योरम फेस्ट का यूज होगा। और उसको हम कैसे बोलेंगे थ्योरम फेस्ट के को, देखो ध्यान से, थ्योरम फेस्ट को हम क्या बोलेंगे कि सिंस फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज 1 एंड फाई इज ऑन टू, तो चारों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो ही हमारे पास क्या आने वाली है, इक्वेशन 1। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस, या सिंस की बजाय हम क्या लिखेंगे, सो वी से दैट, सो वी से दैट फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज वेल डिफाइन। पहला काम हमारे पास फाई वेल डिफाइन, सेकंड कॉमा लगा के फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फिर फाई इज 1 फाई इज 1 एंड फाई इज ऑन टू, एंड फाई इज ऑन टू। मतलब हमारे पास जो मैपिंग के लिए हमने जो फाई लिया है वो हमारे पास वेल डिफाइन है, फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, फाई हमारे पास 1 है एंड फाई हमारे पास ऑन टू है। सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप से, सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। और फंडामेंटल थ्योरम एक थ्योरम 1 के अंदर क्या बोलती थी भाई, अगर आपके ठीक ठीक याद है तो आइसोमॉर्फिक होती थी एफ ऑफ जी के या जी बाई के आइसोमॉर्फिक, कुछ इस प्रकार से होती थी। तो ओब्लिक लगा के हमें कर्नल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम इसको देख के लिख देना, आपको जो प्रूफ करना है बस इसके नीचे क्या लिखना है, कर्नल। सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम G1 क्रॉस G2 ओब्लिक कर्नल ऑफ फाई, यहाँ आपने इमेज फाई लिया है जो आपने मैपिंग माना है तो हम यहाँ फाई लिखेंगे, एफ होता तो हम यहाँ एफ लिखते, इज आइसोमॉर्फिक, आगे वाले को ऐसा कैसा छोड़ो, G1 करो N1 और G2 बाई N2, इसको हम लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन 3। अब आप कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन लिखो और इसका रिजल्ट क्या लेके आना है हमें, कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल आना चाहिए, N1 क्रॉस N2 के। अब देखो फिर से आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। नाउ कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, तो पहले तो आप याद करो कि अगर हमारे पास एफ जी से जी डैश के अंदर जाता है तो कर्नल ऑफ एफ की जगह क्या लिख लेंगे, फाई की जगह एफ है। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, अक्स से बिलोंग करता है जी के अंदर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है, ई डैश आइडेंटिटी आती है जी डैश की, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले एफ की जगह तो कौन है, एफ की जगह तो हमारे पास यहाँ कौन है, फाई है, देखो ये रहा, एफ की जगह तो हमारे पास कौन है, फाई है, तो हम क्या लिखेंगे, और अक्स से बिलोंग टू जी, अक्स की बजाय हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर में, रो किस में बिलोंग करेगा, लेफ्ट साइड में G1 क्रॉस G2 है, तो हम क्या लिखेंगे, A1 A2 बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 के अंदर, सच दैट एफ ऑफ एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स की जगह कौन आ गया, A1 A2, और एफ की जगह कौन है, फाई, सच दैट फाई A1 A2 इज इक्वल टू, या तो सच दैट आप ऐसे लिख सकते हो या आप इस प्रकार से लाइन भी खींच सकते हो, इज इक्वल टू ई डैश, और ई डैश हमारे पास आगे वाले ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आगे वाले ग्रुप में हमारे पास कौन है, G1 अपॉन N1 एंड G1 अपॉन N2, तो इसकी आइडेंटिटी कौन हो गई, N1 एंड N2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, N1 एंड N2 के।
तो इस प्रकार से हमारे पास कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, बस अब हमारे पास इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को यूज में लेना है। तो आप सिमिलरली लिखते चलो कि कर्नल ऑफ ए फाई इज इक्वल टू A1 A2 बिलोंग करता है G1 क्रॉस G2 में। इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, सेम टू सेम रखना है। फाई A1 A2 किस प्रकार से डिफाइन है? N1 A1 N2 A2, N1 A1 N2 A2 इज इक्वल टू N1 N2 इज इक्वल टू N1 N2। और यहाँ क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास ही इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, अब ये थ्योरम लगभग हो ही गई है। एक दो लाइन आप खुद से भी लिख सकते हो चाहो तो हम क्या लिखेंगे कि इसका रियल पार्ट है रियल पार्ट के बराबर। तो कर्नल ऑफ ए फाई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास है? A1 A2 बिलोंग करते हैं G1 क्रॉस G2 के अंदर, सच दैट देखो इसका रियल पार्ट है N1 A1 इक्वल आ जाएगा N1 के एंड इमेजिनरी पार्ट N2 A2 इक्वल आ जाएगा N2 के। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? N2 के। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि HA इज इक्वल टू अगर H आ जाए इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग करता है H के अंदर। ये हमारे पास एक सब ग्रुप और क्वेसेंट ग्रुप की डेफिनेशन है। ये भी हमारे पास BSc का ही एक छोटा सा पार्ट है। कहने का मतलब N1 से आप N1 काटने के बजाय डायरेक्ट बोलोगे A1 बिलोंग करता है N1 के अंदर। N2 से N2 काटने के बजाय आप क्या बोलोगे? A2 बिलोंग करता है N2 के अंदर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू A1 A2 बिलोंग करता है G1 क्रॉस G2 के अंदर, सच दैट A1 आ जाएगा N1 के अंदर एंड A2 बिलोंग करेगा N2 के अंदर। A2 बिलोंग करेगा हमारे पास से N2 के अंदर। मतलब कुल मिला के सीधा सीधा हिसाब है कि कर्नल ऑफ फाई किसके अंदर इक्वल आ जाएगा हमारे पास से? A1 की जगह कौन आ गया? N1, A2 की जगह कौन आ गया? N2। तो ये क्या आ जाएगा? N1 क्रॉस N2, यानी कर्नल ऑफ फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? N1 क्रॉस N2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, देखो इक्वेशन 3 और 4 से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट्स आ जाएगा। क्या है इक्वेशन 3 में? हमारे पास है G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 कर्नल ऑफ फाई, और कर्नल ऑफ फाई किसके बराबर है हमारे पास है? N1 क्रॉस N2 के। आइसोमॉर्फिक आगे लिखेंगे हम ऐसा कैसा? G1 फैक्टर ग्रुप N1 क्रॉस G2 फैक्टर ग्रुप N2। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। देखो यही रिजल्ट हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम है। मैं फिर बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स की आपको पूछा जा सकता है। मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाया है। आप चाहो तो इसको एक बार फिर से या 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है आप साथ साथ स्टेप देखते रहा करो और इसे नोट करते रहा करो। जब मैं स्पीड से चलूँ तो आप बीच में पॉज करके क्लास को और लिखते रहो। तो हमारे पास है मान लो अगर 40 मिनट का जो लेक्चर है वो आपसे कम साथ साथ लिखोगे तो 60 मिनट में कवर होगा। और फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे रफली तो 2 से 2 घंटे का काम है, मतलब एक लेक्चर के अंदर, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम ही रहेगी, क्योंकि अब आगे हमारे पास आएगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और उसकी थ्योरम करवाएंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।